बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएस लर्न बाय यज्ञेश में। और आज हम लोगों का भारत के प्राचीन इतिहास के क्रम में यह हमारा 7वां वीडियो है इतिहास का, और जिसमें हम लोग भारत पर विदेशी आक्रमणों पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में 6 वीडियो का अध्ययन कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी। जिसमें इसके पूर्व जो वीडियो था वो महाजनपद काल मगध राज्य का उत्कर्ष था। उसके पूर्व जो भी वीडियो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, और वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता और भारत के पुरातात्विक स्रोत, इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत पे चर्चा की थी। उसके क्रम में हमारा यह 7वां वीडियो है। और आज हम लोग भारत पर विदेशी आक्रमण पर चर्चा करेंगे। यहाँ से अक्सर परीक्षा में प्रश्न बना है, तो इस संदर्भ में इस क्रम में आज हम लोग भारत पर विदेशी आक्रमण पर चर्चा करते हुए देखेंगे कि किन किन चीज़ों को उन्होंने प्रभावित किया भारत में, और भारत के लोगों ने या भारत की सभ्यता ने उनसे किन किन चीज़ों को ग्रहण किया और क्या क्या उनका प्रभाव रहा भारत पर। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण। इस क्रम में हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं ईरानी आक्रमण। तो भारत पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया था? तो ईरानियों ने, यानी फारसियों ने किया था। जिसमें भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान यानी फारस के हखामनी शासकों ने किया था। तो कहाँ के लोगों ने किया था? तो फारस या ईरान के लोगों ने किया था। और किन शासकों ने किया था? तो हखामनी शासकों के द्वारा भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा, गौर कर लीजिएगा कि भारत पर आक्रमण के क्रम में सर्वप्रथम किन बाहरी ताकतों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। ठीक है, अच्छा, भारत पर प्रथम सफल आक्रमण की जब हम चर्चा करते हैं तो आक्रमण तो बहुत हुए भारत पर। ठीक है, तो जैसे ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया। दूसरा आक्रमण जो हुआ था वो साइरस द्वितीय ने किया था, ठीक है, हिंदू कुश पर्वत के पास। लेकिन जो सबसे सफल आक्रमण था, जिसके बाद उनके शासन का विस्तार हुआ भारत में भी, जिसके साक्ष्य हमको मिलते हैं 2-3 उनके अभिलेखों से, तो जिसमें भारत का जो प्रथम सफल आक्रमण रहा वह दारा प्रथम के द्वारा हुआ था, और 522 से लेकर के 486 ईसा पूर्व के लगभग। अच्छा, दारा प्रथम की बात मैंने की, यानी डेरियस प्रथम। ठीक है, तो जब डेरियस प्रथम की हम लोग चर्चा करते हैं तो उसमें लोग देखते हैं कि डेरियस द्वारा 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं। तो डेरियस से संबंधित 3 अभिलेख, जिन अभिलेखों में हमको क्या क्या चीज़ें, इसके पूर्व मैंने जब भारत के पुरातात्विक स्रोत या इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा की थी, तो उसमें अभिलेख जो हैं पुरातात्विक स्रोतों में, जिसे यह जानकारी मिलती है कि यह अभिलेख किस व्यक्ति से संबंधित था, और अभिलेखों में उसके द्वारा किए गए कार्य का वर्णन होता है। तो डेरियस के जो 3 अभिलेख थे, ठीक है, उसमें हमको किन किन चीज़ों का उल्लेख मिलता है? तो जो डेरियस का पहला अभिलेख था वो बेहिस्तून का अभिलेख था, 520 से 1800 ईसा पूर्व। दूसरा अभिलेख था पारसी पोलस का, 518 से 1500 ईसा पूर्व। और एक मिनट, और हमारा तीसरा जो अभिलेख है वो नक्श रुस्तम का अभिलेख है। ठीक है, ये जो दोनों अभिलेख है, इन दोनों अभिलेखों से हमें उसके साम्राज्य का विस्तार, इन दोनों अभिलेख से, कौन कौन से अभिलेख? बेहिस्तून पारसी पोलस व नक्शे रुस्तम, ये दोनों अंतिम जो उत्कीर्ण अभिलेख हैं, इन अभिलेखों से हमको उसके साम्राज्य का विस्तार, जो कि हिंदू यानी सिंधु के उसके कुछ राज्यों और भागों पर बताया जाता है, सिंधु तक उसका राज्य जो था वो फैला था, इन अभिलेखों से हमें प्राप्त होता है। तो भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण फारस या ईरानियों ने किया था। और फारस या ईरान में कौन सा शासन था उस समय? तो वो हखामनी शासकों ने किया था। दूसरा जो मैंने बताया वो साइरस द्वितीय ने किया था। और जो सबसे सफल आक्रमण जो था वो डेरियस यानी दारा प्रथम ने किया था। दायर बहु जिसको भी कहा जाता है, जिसको अन्य नाम दायर बहु के नाम से भी जाना जाता है। उसके 3 अभिलेख थे। कौन कौन से अभिलेख मैंने बताया? कौन कौन से अभिलेख था? तो बेहिस्तून का अभिलेख, पारसी पोलस का अभिलेख और नक्शे रुस्तम का अभिलेख। तो ये 3 अभिलेख हैं। जो 2 अभिलेख हैं पारसी पोलस व नक्शे रुस्तम, इनके 2 जो अभिलेख हैं, इससे उसके साम्राज्य के विस्तार का पता चलता है। और उसका जो विस्तार उसमें जो बताया गया अभिलेख में, वह सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु नदी तक उसके साम्राज्य के विस्तार का हमको पता चलता है। आइए आगे देखते हैं हम लोग इसी क्रम में। एक मिनट, ठीक है। अच्छा, यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस, इतिहास का पिता भी कहा जाता है, ने बताया क्या कि डेरियस ने 517
सिंधु घाटी की खोज के लिए यानी 517 ईसा पूर्व, ठीक है, के लिए 9 अभियान भेजे थे सिंधु घाटी सभ्यता को जानने के लिए। तो किसने यह जानकारी दी थी? तो हेरोडोटस ने दी थी। किसके संदर्भ में? तो डेरियस के संदर्भ में, ठीक है। यानी डेरियस जो था वह जिसको बताया कि भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया था, उसने 517 ईस्वी में सिंधु नदी घाटी की खोज के लिए 9 अभियान भेजा था। अच्छा, इसकी अध्यक्षता भी जो था वो स्काईलैक्स ने की थी। तो जो इसका अध्यक्ष था नौसेना का, ठीक है, वो स्काईलैक्स था। इसको मैंने इसमें शामिल नहीं किया था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। तो जो उसने 9 अभियान भेजा था, नौसेना अभियान, उस नौसेना का जो अध्यक्ष था उसका नाम था स्काईलैक्स, ठीक है। अच्छा, भारत पर फारसी यानी फारस का जो शासनकाल था, फारसी शासनकाल, वो 330 ईसा पूर्व के आसपास तक जारी रहने का हमको प्रमाण मिलता है, 330 ईसा पूर्व। अच्छा, ईरानी लिपिकार जो हैं वो कौन से हैं? वो कातिब ने ही, यानी कातिब ने उस समय जो एक लिपि प्रारंभ की थी, वही लिपि आगे चल करके खरोष्टी लिपि का आधार बनी, जो कि खरोष्टी लिपि, जो कि अरेमाइक लिपि यानी ग्रीक लिपि, जो सिकंदर आता है तो वही ग्रीक लिपि बाद में खरोष्टी यानी अरेमाइक लिपि खरोष्टी लिपि का आधार बनती है। तो ये जो ईरानी लिपिकार है वो कातिब था, और कातिब ने ही एक नए प्रकार की लिपि जो कि वो ईरान से लेकर के आया था, वो बाद में खरोष्टी लिपि ही बनी। आइए आगे देखते हैं, एक मिनट, ठीक है। फारसी आक्रमण का प्रभाव, इस संदर्भ में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जो फारसी आक्रमण के प्रभाव पर हम लोग देखते हैं कि फारसी आक्रमण से क्या क्या प्रभाव हुए भारत पर, या क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जिसने भारत को प्रभावित किया। तो पहला तो ये है कि अरेमाइक लिपि का विकास हुआ, जो बाद में खरोष्टी लिपि बनी, जैसे इसके पूर्व मैंने बताया था आपको, ठीक है। अशोक के जो 2 अभिलेख मिलते हैं, शाबाशगढ़ी व मानसेहरा अभिलेख, जो दोनों खरोष्टी लिपि में हैं, ठीक है। हालांकि अभी मैं इसके बाद मौर्य वंश पढ़ाऊँगा, मौर्य साम्राज्य पढ़ाऊँगा, तो मौर्य साम्राज्य में अशोक को बहुत विस्तार से पढ़ाऊँगा, क्योंकि अशोक से बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। अशोक से, चंद्रगुप्त मौर्य से बहुत अच्छे प्रश्न, सुंदर सुंदर प्रश्न बनते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास से यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास में आप ये समझिए कि अशोक से यानी मौर्य साम्राज्य से प्रश्न बनने ही बनने हैं, और गुप्त साम्राज्य से प्रश्न बनने हैं। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे फैक्ट दिए हैं आपको, जो कि बहुत ही आपको बुक में काफ़ी ठीक ठाक खोजने के बाद ही मिलेंगे। काफ़ी किताबों से अध्ययन करने के बाद इस मैटर को तैयार किया जाता है। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप लोग, ताकि हमको भी ऊर्जा मिले और बेहतर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, फारसी आक्रमण के प्रभाव हम लोग देख रहे हैं। तो उसके बाद फारसियों के द्वारा जो चांदी के सिक्के चलाए गए, उसको क्या कहा जाएगा? तो चांदी के सिक्कों को जो कहा गया, उसको कहा गया सिगलोई। तो फारसियों के द्वारा जो सिक्के चलाए गए, उन सिक्कों का नाम था सिगलोई, ठीक है। और जो चांदी के सिक्के थे फारसियों के द्वारा चलाए गए, उन सिक्कों को कहा गया डेरिक सिक्के। तो डेरिक सिक्के सोने के सिक्कों को कहा जाता है, और चांदी के सिक्कों को सिगलोई की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद जो शासन, इसके बाद क्या मतलब, सिकंदर का जो समय था, सिकंदर के समय के थोड़े समय बाद मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जन्मदिन पर जो केश प्रक्षालन यानी बाल धोने की जो परंपरा है, वह प्रथा फारसियों की ही देन है। तो यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने फारसियों से ही, फारस यानी ईरानियों से ही बाल धोने की, जन्म दिवस पर बाल धोने की परंपरा को ग्रहण किया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिर मुड़वाने की जो सज़ा है, मतलब कि अर्थशास्त्र, यानी मैंने यहाँ उल्लेख भी किया है, अर्थशास्त्र और महावंश, जो कि अर्थशास्त्र कौटिल्य और महावंश जो है इसका अज्ञात लेखक है, जो कि श्रीलंका के ग्रंथ माने जाते हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, ठीक है। इसमें सिर मुड़वाने की सज़ा, दंड स्वरूप जो सज़ा, सिर मुड़वाने की सज़ा दी जाती थी, वह किसकी देन थी? तो वो फारसियों की देन थी। तो ये प्रमुख प्रभाव रहे, हालांकि और भी ढेर सारे प्रभाव रहे। तो जैसे ये प्रभाव एक हो गया, ठीक है। तो ये किसकी देन है? तो ये फारसियों की देन है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, अशोक ने स्तंभों पर
यानी अशोक ने जिन जिन स्तंभों का निर्माण कराया था उन स्तंभों को पालिश करने की जो कला थी, वह शीर्ष स्थल पे जो घंटा आकृति थी, घंटा के आकार की जो आकृति थी, वह आकृति जो अपनाई थी वह फारसियों से ही अपनाई थी। तो यह प्रमुख प्रभाव पारसियों के भारत पर पड़े। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग अब भारत में सिकंदर का आक्रमण देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत में जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था उन चीज़ों पर हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो भारत पर डेरियस तृतीय को हरा करके फारसी साम्राज्य, ठीक है, फारसी साम्राज्य को पूर्णतः नष्ट कर दिया था। किसने? तो सिकंदर ने किया था। बाद में हम लोग सिकंदर की थोड़ी सी संक्षिप्त जीवनी को भी देखेंगे। आगे इसी क्रम में हम लोग देखते हैं। तो इराक, ईरान सहित पश्चिम एशिया पर संपूर्ण अधिकार कर लिया था। किसने? तो सिकंदर ने कर लिया था। ठीक है, अच्छा, सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब व सिंध के क्षेत्र, जो पंजाब और सिंध के जो क्षेत्र थे उसमें लगभग 28 स्वतंत्र राज्य रहे। यानी जब सिकंदर जिस समय भारत पर कूच कर रहा था आक्रमण के लिए, उस समय सिंध व पंजाब के क्षेत्र में लगभग 28 राज्य स्वतंत्र रहे। उसमें बहुत से हैं, तक्षशिला वगैरह है, और काफ़ी ऐसे हैं जिनका नाम बड़ा कठिन है, और मतलब ये जानते रहिए कि तक्षशिला वगैरह हुआ और पुरु हुआ, शूद्रक हुआ, इस टाइप के जितने भी लगभग 28 ऐसे राज्य थे वो स्वतंत्र थे पूर्णतः। अच्छा, सिकंदर के समकालीन जो इतिहासकार हैं, लेखक हैं, ज़रा उन पे चर्चा कर ली जाए। तो सिकंदर के जो समकालीन इतिहासकार यानी यूनानी लेखक जो हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो उसमें एक है अरिस्टोबुलस। तो अरिस्टोबुलस का जो समय था वो 327 से 326 ईसा पूर्व। ठीक है, ओनोसेक्रिटिस, ठीक है, और एक है निरयाकस। तो निरयाकस जो है इसका नौसेना का सेनापति है, और ओनोसेक्रिटिस इसने सिकंदर की जीवनी लिखी है। ठीक है, तो ओनोसेक्रिटिस जो है वो सिकंदर की जीवनी लिखा है। अच्छा, अरिस्टोबुलस जो है इसके जो ग्रंथ का नाम है वो युद्ध का इतिहास है, और महत्वपूर्ण साक्ष्य, मतलब इतिहास को जानने के बड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। तो ये तीन हैं, अरिस्टोबुलस, ओनोसेक्रिटिस और निरयाकस। तो ये तीन महत्वपूर्ण यूनानी लेखक हैं, किसके? सिकंदर के समकालीन। तो सिकंदर के समय ये तीन महत्वपूर्ण लेखक रहे, इतिहासकार रहे, लेखक रहे, जो भी संज्ञा आप दीजिए। अच्छा, फिर हम क्या देखते हैं? तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है, हालांकि मैं इसके पहले आपको बता चुका हूँ, हाँ, तो 326 ईसा पूर्व खैबर दर्रे को पार कर भारत में प्रवेश करता है। कौन? तो सिकंदर पर भारत पर जो सिकंदर का अभियान था, ठीक है, तो यूनानी इतिहासकार जो हैं उनके द्वारा यह पता चलता है कि भारत पर सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रे को पार कर भारत में प्रवेश किया था। ठीक है, हालांकि इसमें काफ़ी लेखक हैं, ठीक है, उनकी चर्चा ना करते हुए हम लोग आगे देखते हैं, क्योंकि आगे जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसमें लोग देखेंगे। हालांकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख आपको नहीं मिलता है। ठीक है, अच्छा, यूनानी लेखकों में चंद्रगुप्त मौर्य जब मैं पढ़ाऊँगा तो सेंड्रोकोटस की चर्चा की गई है। ठीक है, लेकिन वह किसके बाद की गई है? तो वो सिकंदर के बाद, यानी उसका जो थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उससे युद्ध की चर्चा होती है, न कि सिकंदर से किसी प्रकार का। ठीक है, अच्छा, सिकंदर के समय सबसे विशाल भारत का जो सबसे समृद्ध राज्य था वह था मगध। और मगध पे उस समय नंद वंश का शासन था और बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। मतलब सिकंदर की सेना से तगड़ी सेना कहाँ थी? तो मगध साम्राज्य के पास थी। और सिकंदर की सेना में जो सैनिक थे और जो अन्य अधिकारी थे, इस भय से भी सिकंदर भारत से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि मगध जैसे साम्राज्य का उनका सामना होता, मगध जैसे राज्य से उनका सामना होता, जो कि बहुत शक्तिशाली राज्य उस समय था। आगे देखते हैं। तो अगले क्रम में हम देखते हैं कि सिकंदर की अधीनता किसने स्वीकार की? तो सिकंदर की जो अधीनता है वो तक्षशिला का राजा जो था वो अम्भी था। तो अम्भी ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और उसको सहायता करने का वचन भी देता है। तो हालांकि बहुत से राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार की। तो जैसे कि हिंदू कुश के उत्तर में भारतीय एक राजा था शशिगुप्त, ने भी सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान के अन्य जो राज्य थे उन्होंने बिना मुकाबला किए ही इससे मित्रता कर ली।
ठीक है। अच्छा, सिकंदर को सबसे अधिक परेशान किसने किया? तो सिकंदर को सबसे अधिक परेशानियों का सामना जो हुआ वो वहाँ की कबीलाई जनजातियों द्वारा हुआ, जो कि सबसे अधिक सिकंदर से उनका मुठभेड़ हुआ, सिकंदर से उनका सामना हुआ। हालांकि वो हारे भी इस स्थिति में, लेकिन सिकंदर को सबसे अधिक परेशान वहाँ की जनजाति ने किया। ठीक है। अच्छा, आइए आगे देखते हैं। तो सिकंदर का संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। जिसमें उसके जन्म पर चर्चा करते हैं। तो 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था, और सिकंदर का जो नाम था वो सिकंदर तृतीय के नाम से वह जाना जाता है। पिता का नाम फिलिप सेकंड था, मकदूनिया का शासक था पिता। सिंहासन पर कब बैठा? तो 336 ईसा पूर्व में लगभग 20 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठ जाता है, राजगद्दी पर सिंहस्थ होता है। भारत में रहने की अवधि, तो भारत में वह लगभग 19 महीने रहा। एकदम पूछे गए फैक्ट प्रश्न है। उसके गुरु का नाम क्या है? तो अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो, प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात। ठीक है। उसके बाद शासक, तो कहाँ का शासक बना? तो मकदूनिया यानी यूनान का शासक बना। किस नदी को पार नहीं कर सका? तो उसकी सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया? तो व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। मृत्यु उसकी कब हुई थी? तो मृत्यु उसकी 323 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। 32 वर्ष की आयु में। 32 वर्ष की आयु में उसने लगभग पूरा पश्चिमी यूरोप, यूनान और ईरान, इराक, इन सारे राज्यों पर, सारे स्थानों पर वो अपना आधिपत्य जमाते हुए लगभग भारत के काफ़ी अंदर के हिस्सों तक वह प्रवेश कर गया था। ठीक है। भारत में प्रवेश किया कहाँ से? तो खैबर दर्रे से प्रवेश किया भारत में। एक मिनट। भारत में खैबर दर्रे से प्रवेश किया कहाँ? काबुल के निकट लगभग। ठीक है। उसके बाद खैबर दर्रे से वो आगे बढ़ता है तक्षशिला और तमाम जो है। उसके बाद उसने 2 नगर भी बसाए, उसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। ठीक है। युद्ध, तो जो सबसे उसका प्रसिद्ध युद्ध है वो किससे किससे हुआ था? तो पोरस, पंजाब का जो राजा था पोरस, और सिकंदर से हुआ था। हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था। और हाइडेस्पीज का जो युद्ध हुआ था उसका जो समय काल है वो 326 ईसा पूर्व है। हाइडेस्पीज यानी ग्रीक जो लोग थे, यूनानी जो लोग थे, वह झेलम नदी को हाइडेस्पीड की संज्ञा देते थे। और उसके घोड़े का नाम क्या था? तो बुकेफेला, या एक मिनट, उसके जो घोड़े का जो नाम था वो बुकेफेला या बुकेफाला के नाम से जाना जाता था। इसी के नाम से इसने एक नगर की भी स्थापना की थी, एक राज्य की भी स्थापना की थी। आइए अगले क्रम में चलते हैं। तो सिकंदर के जो सेनापति रहे, तो 2 सेनापति रहे। कौन कौन से? निर्याकस जल सेनापति रहा, और सेल्यूकस निकेटर थल सेनापति रहा। इसी का युद्ध होता है किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है। और उसमें लगभग उसने 4 जो क्षेत्र थे उसने चंद्रगुप्त मौर्य को भेंट किए थे, और इसके स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको 500 हाथी दिया था। और इसने एक मेगस्थनीज नाम का एक दार्शनिक भेजा था, जिसने इंडिका नामक एक प्रमुख रचना की थी, जिसमें इसने बताया था कि भारतीयों को लिखना पढ़ना नहीं आता, और तमाम चीज़ों पर चर्चा की। तो मैं सिकंदर के मौर्य साम्राज्य पर चर्चा करूँगा उसकी। यूनानी इतिहासकार एरियन, कौन? यूनानी इतिहासकार एरियन ने लिखा है। क्या लिखा है? युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालीन जनों से श्रेष्ठ थे। तो एरियन ने क्या लिखा है कि उस समय, वर्तमान मतलब तत्कालीन समय की जो स्थिति रही, उस समय जो भारत के लोग थे वह युद्ध कला में बहुत ही माहिर थे। तो भारत के लोग किस चीज़ में माहिर थे? तो युद्ध कला में माहिर थे। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। सिकंदर का अंतिम भारत में विजित राज्य कौन सा था? तो पाटल था। तो पाटल में इसने अंतिम जो है अपनी सीमा का विस्तार किया था। उसके बाद ये वहीं से वापस भारत से वापस लौट जाता है, और कहाँ? बेबीलोन, बगदाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। सिकंदर ने 2 नगर बसाए थे। नगर के कौन कौन से नाम हैं? तो बुकेफाला, जो अभी मैंने बताया था, और निकैया एक नगर था। तो ये 2 नगर सिकंदर द्वारा बसाए गए थे, पूछा जा सकता है, बुकेफाला और निकैया। सिकंदर पोरस की वीरता से, अब देखिए, जो हाइडेस्पीज का युद्ध मैंने बताया था उसमें सिकंदर का सामना पंजाब के शासक
पोरस ने इतनी शक्तिशाली तरीके से उसका प्रतिरोध किया, इतने शक्तिशाली तरीके से उसका प्रतिकार किया कि उससे प्रभावित होकर के सिकंदर ने उसका संपूर्ण राज्य 5000 नगरों सहित लगभग 15 गणराज्य उसको भेंट कर दिए। उसके साहस, उसके पौरुष को देख करके, उसके पुरुषार्थ को देख करके सिकंदर ने ठीक है। अच्छा, सिकंदर का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था, क्या कारण था? तो साम्राज्य का विस्तार और अत्यधिक धन की लालसा, ये महत्वपूर्ण कारण थे कि वह जो है भारत में आता है। भारत में सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी को पार करते हुए भारत में अनेक राजाओं, अनेक जनजातियों को परास्त करते हुए भारत में अत्यधिक मार काट लूट मचाते हुए अत्यधिक धन एकत्रित करना, ठीक है, और अपने साम्राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना। आगे हम देखते हैं। तो लौटते समय सिकंदर ने, ठीक है, लौटते समय सिकंदर का जो युद्ध होता है वो दो जनजातियों से होता है। कौन कौन सी जनजाति होती? एक मल्लोई जनजाति होती, एक ठो ऑक्सीद्रकाई जनजाति होती। तो जो जनजातियों से सिकंदर का सामना होता है और इनसे युद्ध होता है, काफ़ी अच्छा युद्ध होता है। जनजाति बहुत बेहतर युद्ध लड़ते हैं, लेकिन अंततः परास्त हो जाते हैं और झेलम तथा चिनाब नदी के संगम पर इन दो मल्लोई जनजाति और ऑक्सीद्रकाई जनजाति, इन दो जनजातियों से लौटते समय सिकंदर का युद्ध होता है। ये 1 मिनट, हाँ, और हम लोग अगले क्रम में चलते हैं। तो अगले क्रम में हम चलते हैं। तो भारतीय नदियों के ग्रीक नाम, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा गया। तो जो ग्रीक मैथोलॉजी थी, ग्रीक के जो लोग थे पोरस के समय में, सिकंदर के समय में, तो उन्होंने भारत की जो प्रमुख नदियां थी उसको किन किन नामों से संबोधित किया, उनका ग्रीक क्या क्या नाम रखा। तो झेलम का जो ग्रीक नाम था वो हाइडेस्पीस था, बताया था हाइडेस्पीस का युद्ध, ठीक है। चिनाब का ग्रीक नाम अकेसिनीज है। रावी का ग्रीक नाम हाइड्रोओट्स है। और सतलज का ग्रीक नाम जाराड्रस है। और व्यास का ग्रीक नाम हाईफेसिस है, ठीक है। तो ये जो है ये भारतीय नदियों के ग्रीक नाम रहे, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अगला देखते हैं हम लोग। तो चिनाब या चंद्रभागा नदी जो मैंने बताया था, ठीक है, चिनाब या चंद्रभागा नदी को यूनानी लेखकों ने क्या कहा? तो यूनानी जो लेखक हैं वो चिनाब या चंद्रभागा नदी को क्या कहते हैं? ये कहते हैं सिड्रोफेगस, ठीक हो, सिड्रोफेगस। तो सिड्रोफेगस का जो अर्थ है वो सिकंदर का भक्षण करने वाली नदी, क्योंकि सबसे अधिक जो जनजातियां थी वो सिकंदर से यहीं मिलती थी और यहीं उनका सबसे अधिक युद्ध हुआ, बहुत परेशान किया वहाँ के भारत की जनजातियों ने, ठीक है। अच्छा, अगले क्रम में सिकंदर के बाद लेखकों का जो क्रम है, ये अक्सर क्रम पूछ लिया जाता है, तो उनका विवरण मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, ये मुझे ऐसा लगा कि ये ज़रूरी हो सकता है, तो इसीलिए मैंने इसको शामिल कर लिया। तो इसमें जो है सिकंदर के बाद जो लेखक रहे उनका जो फेमस लेखक मैंने हैं तो काफ़ी ढेर सारे, तो मैंने महत्वपूर्ण लेखकों को यहाँ पे लिया है। तो सिकंदर के बाद जो लेखक रहे उसमें महत्वपूर्ण रूप से डाइमेकस, इसका समय देखिए यहाँ दिया हुआ 298 ईसा पूर्व, ठीक है। डायनोसियस 284 ईसा पूर्व, मेगास्थनीज 305 ईसा पूर्व, पेट्राक्लीज 261 ईसा पूर्व। मेगास्थनीज की जो रचना है वो इंडिका है। पेट्राक्लीज पेरिप्लस 8 से लेकर के 115 ईसा पूर्व। तो इनकी जो रचना है, मतलब इनकी जो प्रमुख रचना है वो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इनका समय देखिए, इनको क्रम से, अगर आप यहाँ सन नहीं याद कर पाते हैं तो इनको क्रम से आप किसी तरीके से, किसी प्रकार से आप इसको बैठा करके याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है, बहुत ज़रूरी है। डाइमेकस, डायनोसियस, मेगास्थनीज, पेट्राक्लीज, पेरिप्लस, प्लिनी का जो समय है वो 77 ईसा पूर्व है। और इनकी जो रचना है नेचुरल हिस्ट्री है। एरियन 2री शताब्दी, टालमी 2री शताब्दी, इनकी भी रचना जियोग्राफी, और स्ट्रैबो इनकी भी रचना मतलब इनका जो समय 2री शताब्दी ईसा पूर्व, इनकी भी जो रचना है वो जियोग्राफी है। तो ये जो महत्वपूर्ण सिकंदर के बाद जो लेखक हैं इनको याद रखिएगा। डाइमेकस, डायनोसियस, मेगास्थनीज, पेट्राक्लीज, पेरिप्लस, प्लिनी, एरियन, टॉलमी और स्ट्रैबो। तो ये महत्वपूर्ण सिकंदर के बाद लेखकों का क्रम रहा, इसको देख लीजिएगा। तो आज हमारा जो है वह ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण के संदर्भ में, जिसमें हम लोगों ने ईरान के शासक
ईरान का जो उस समय शासन चल रहा था, ईरान के जो राजा थे वो हकमनी शासक। उसके बाद हम लोगों ने साइरस द्वितीय का हमला, सफल आक्रमण के तौर पर डेरियस का हमला, दारा प्रथम का हमला, इसकी चर्चा की। उसके अभिलेखों पे चर्चा की, ठीक है, संघर्ष पे चर्चा की, सिकंदर के आक्रमण पर चर्चा की, सिकंदर समकालीन जो यूनानी लेखक थे उन पर चर्चा की, सिकंदर का संक्षिप्त जीवन परिचय देखा, और उसके बाद सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव उसके बाद से इसमें बसता नहीं है, ठीक है। हाँ, ये जो हम लोगों को ज्योतिष की जो कला है या ज्योतिष का जो क्षेत्र, जो मैथोलॉजी रही यूनान की, उसका काफ़ी प्रभाव भारत के ऊपर पड़ा। तो भारत के ऊपर बहुत प्रभाव देखा जाता है किसका, कला एवं ज्योतिष का, यूनान के, ठीक है। तो यह हमारा जो रहा यह भारत पर विदेशी आक्रमण के क्रम में 7वां वीडियो रहा। आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से बताइएगा कुछ अन्य जानकारी जो मैं इसमें जोड़ नहीं पाया हूँ, तो मैं उसको किसी अन्य वीडियो में संशोधन करके जोड़ दूंगा। और मेरे हिसाब से तो परीक्षा के दृष्टिकोण से मैंने सारे फैक्ट्स आप लोगों के लिए यहाँ पे एक जगह इकट्ठा कर दिए थे। अब कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं है जो बचा हो, बहुत बारीक फैक्ट हो सकता है जो बच गया हो, लेकिन मैंने सारे फैक्ट्स को एक जगह लाने का काम किया है। बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, मैटर को कलेक्ट करने में, क्या ज़रूरी है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसको समझने में, फिर उसको लिखने में, उसको संशोधन करने में, कहीं कोई गलती ना हो जाए, आप लोगों के पास जो मैटर पहुंच रहा है वो मैटर बिल्कुल सही हो, गलत ना हो किसी प्रकार से। कि परीक्षा में आपका कहीं से इस वीडियो के आधार पर यदि आप कोई प्रश्न हल करते हैं तो वो आपका गलत ना हो, तो काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो को बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, भी नया चैनल है, धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा आप लोगों के सहयोग से, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, तो क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, संसाधन बेहतर हो जाएंगे, तो बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में, आज का हमारा भारत के इतिहास का 7वां वीडियो था। अगला वीडियो बहुत शानदार होगा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य पढ़ना है, और मौर्य साम्राज्य में बहुत से फैक्ट आपको मिलेंगे, बहुत शानदार शानदार फैक्ट मिलेंगे। अच्छे से मैं आपको उनको बताऊँगा, समझाऊँगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए और लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बताइए किस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए। इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास लगभग हमारा ख़त्म ही है। मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्य उत्तर, और थोड़ा सा संगम काल में आपको पढ़ा दूंगा। तो संगम काल में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद जो है, यदि जैसे आप कहेंगे, मतलब मेरी समझ से, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों को भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ा दूं, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से आधुनिक इतिहास बहुत ज़रूरी है। हालांकि सभी ज़रूरी हैं, लेकिन ज़्यादा भारत का आधुनिक इतिहास, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद राष्ट्रीय क्रांति आंदोलन, तमाम चीज़ें हैं, तो उसको देखूंगा। चलिए खैर, आज की वीडियो में अभी तो मौर्य साम्राज्य ख़त्म कर लें, तो भारत के प्राचीन इतिहास को समाप्त करने के बाद फिर इसको सोचा जाएगा। तो धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का। तो चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।